आप सबसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सड़क पर रात के घने अंधेरे में एक तरफ पुलिस की जीप खड़ी थी और दूसरी तरफ एक अकेली लड़की गुंडों से लड़ रही थी। पुलिस की वर्दी पहने ये लड़की अकेली 5 गुंडों से जूझ रही थी। जब कुछ गुंडों ने उसकी जीप रोकी, वो इस तरह सामने आकर खड़ी हुई कि उसे जीप में जोरदार ब्रेक लगाने पड़े। जैसे ही ब्रेक लगे तो किसी ने आगे आकर उसकी जीप के कांच पर जोरदार प्रहार किया। कांच चकनाचूर हुआ और चारों तरफ उनके छोटे छोटे टुकड़े बिखर गए। लेकिन इसी बीच रागिनी ने चीते की गति दिखाई और जीप से कूद गई थी। उन सबके पास हॉकी स्टिक थी जिनसे सबने उस लड़की पर वार करना शुरू कर दिया था। लड़की ने एक एक करके सबकी स्टिक को दूर फेंक दिया। अब निहत्थे थे तो उनके लात घुसों के जवाब वो लड़की डटकर दे रही थी। वो वर्दी से कोई बड़ी पुलिस ऑफिसर लग रही थी। उसके पास रिवॉल्वर थी और वो चाहती तो तुरंत सबको ढेर कर सकती थी। लेकिन जूडो कराटों में ब्लैक बेल्ट उस लड़की ने पूरा दम रखा दिखाया। उसके पैरों के आगे एक एक करके सब ढेर होते गए। अंत में उसने एक के बाल पकड़कर कहा, पॉल, किसने भेजा था तुझे मारने के लिए? वरना तेरी एक एक पसली तोड़ दूंगी। सांस नहीं ले पाएगा, जल्दी बोल। इस आदमी के मुंह से खून निकल रहा था। लड़की ने उसे उन सब के जाने कितने दांत तोड़ चुकी थी। लड़की ने उसके बाल खींचकर पूछा तो उसने बस इतना ही कहा, रागनी। ये नाम सुनकर उस लड़की की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसकी मुट्ठियां भिज गईं। सड़क पर उस लड़की की मार से तड़प रहे गुंडों को उसने फ़ोन करके लॉकअप में भिजवा दिया था। और फिर अगली सुबह रागनी मेहता, बाहर निकलो। रागनी मेहता। ऊपर के कमरे में बैठी रागनी जी को कोई उनके घर में चीख चीख कर आवाज़ दे रहा था, जैसे कोई गुस्से में हो। इतनी रौबदार दहाड़ सुनकर उन्होंने अपने बेटे कपिल से कहा, जरा जाकर तो देखो कौन है। लड़की की आवाज़ लगती है। रागिनी जी अलमारी में अपना शॉल ढूंढ रही थी। कपिल उठकर बाहर आया और नीचे झांक कर देखा तो उसे देखते कपिल के होश उड़ गए। नीचे खड़ी लड़की की लगातार आवाज़ें आ रही थी। वो ऊपर खड़े कपिल को देख नहीं पाई थी। कपिल खड़ा हुआ हैरत से उसे देखे जा रहा था। तभी रागिनी जी अंदर से निकल कर आई और बोली, अरे बताया क्यों नहीं कि क्यों आई है? कहकर उन्होंने भी नीचे झाँका तो नीचे खड़ी लड़की ने उन्हें देख लिया और बोली, ऊपर से क्या देख रही हो रागिनी मेहता जी, नीचे आओ वरना घसीट कर ले जाऊंगी। रागिनी जी नीचे जाकर बोली, क्यों आई हो यहाँ? ये वर्दी का रोब यहाँ नहीं चलेगा। लड़की ने कहा, रोब किसका चलेगा ये तो वक्त बताएगा। पहले अपनी उस नोट छापने की मशीन को बुलाओ। कहकर उसने ऊपर देखा तो कपिल नजर आया। कपिल ऊपर खड़ा पिलर की आड़ में छुप रहा था। तभी लड़की ने भाप कर कहा, कहाँ छुप रहा है नामर्द? तेरे पैरों में फिर से मेहंदी लगी है क्या? ये सुनकर रागिनी जी ने उस लड़की को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि उसने रागिनी जी का एक हाथ से हवा में ही हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से जोरदार थप्पड़ दे मारा। सन्नाटा को चीरती हुई आवाज़ घर में गूंज गई। रागिनी जी उसको फटी आंखों से देखने लगी। उसने कहा, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की मालूम है क्या होगा? एसपी पर हाथ उठाने की क्या सज़ा होती है? रागिनी जी उसे देखती ही रही। उस लड़की ने कहा, गुंडे भेजकर मुझे पिटवाने और जान से मारने के इरादे तो तुम्हारे फेल हो गए मिसेज रागिनी मेहता। लेकिन अगर उस लड़के को कुछ भी हुआ या उसे एक कांटा भी चुभा तो तुम दोनों माँ बेटों को चौराहे पर उल्टा ना लटका दिया तो मेरा नाम भी ईसा जायसवाल नहीं। कहकर वो बाहर निकल गई थी और दोनों इसे जाते हुए देख रहे थे। उसकी जीप स्टार्ट करने की आवाज़ आई तो तभी घर का दरवाज़ा फिर से खुला। रागिनी मेहता फिर से कांप गई, लेकिन सामने सालू खड़ी थी जो कि कपिल की छोटी बहन थी। रागिनी जी का डरा हुआ चेहरा देखकर उसने कहा, मम्मी मैं हूँ। वो तो गई, लेकिन ये कैसे आ गई, वो भी इतने सालों बाद? रागिनी जी ने कहा, अब तो ऊपर ही खड़ा रहेगा कि नीचे भी आएगा? कायर को पैदा करके ही बैठी हूँ मैं तो। उसने मुझे थप्पड़ मारा और ये ऊपर से छुपकर देखता रहा। ये नहीं कि उसे बदले में 2-4 थप्पड़ लगा था। कपिल बोला, मम्मी उसे पिटवाने का फैसला आपका था। मैंने आपको तब भी रोका था मगर आप थी कि मानी ही नहीं। वैसे भी आप मेरी बात मानती कब हैं? उसने कहा ना
कि अगर आपको या उसको कुछ भी हुआ तो उल्टा लटका देगी। प्लीज़ मम्मी, पहले ही बहुत फंस चुके हैं, अब रहने दीजिए, कुछ दिन के लिए धंधा बंद कर दीजिए। रागिनी जी खामोश खड़ी थी और सालू भी उनका मुंह देख रही थी। तभी कपिल के फ़ोन पर एक फ़ोन आया। रोशनी का नाम देखकर कपिल की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। तो रागिनी जी ने उसे कॉल रिसीव करने का इशारा किया। कैसे हो मिस्टर कपिल, कैसा लगा ट्रेलर? और ये मत समझना कि तुम्हारे दुबकने से मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। तो बिल्कुल नहीं, ना ही तुम्हारे मन की होने दूंगी और ना ही तुम्हारी माँ के मन की कुछ हो पाएगा। जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है ना, उसका बदला ये एसपी लेगी। ये घायल शेरनी है कपिल, अभी तुम इसके बारे में जानते ही क्या हो। बहुत फ़ायदा उठाया तुमने शेरनी का, अब शेरनी तुम्हारे घर में अंधेरा करके रहेगी। शेरनी की इस धमकी को सुनकर तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने गए। सालू ने कहा, वैसे भाई, मम्मी ने गलत इंसान के साथ खेल खेला है। खेल तो इस शेरनी के साथ खेलना चाहिए था। इसने ही तो इस मोहिनी जायसवाल को हमारे पीछे लगाया है। रागिनी जी ने कहा, कह तो सही रही है सालू, अब इस शेरनी का ही कुछ करना पड़ेगा। उधर रोशनी मोहिनी से कॉल पर बात कर रही थी। मैडम, आपने जो मेरे लिए किया है वो बहुत बड़ी बात है, वरना पुलिस डिपार्टमेंट से उम्मीद कम ही होती है। मुझे इन लोगों ने बहुत नोचा है। मोहिनी ने उधर से कहा, रोशनी, कल दिन में तुम मुझसे मिलो और इन भेड़ियों की सारी बातें बताओ। इस केस के लिए ज़रूरी है, वरना ये सज़ा से बच जाएंगे। रोशनी ने ईसा से अगले दिन मिलने का वादा किया और फ़ोन कट कर दिया। अगले दिन रोशनी ईसा से मिलने उसके घर गई। ईसा ने उसको वहीं बुलाया था। ईसा ने आते ही कहा, मैडम, आपने मुझे इतने सीनियर ऑफिसर होकर घर पर बुलाया है, ऐसे तो कोई बुला नहीं है। आपको इस केस में खास दिलचस्पी क्यों है? तो ईसा ने कहा, तुम एक सामान्य लड़की हो और मैं एक एसएसपी। खुलेआम मिलूंगी तो कहा जाएगा कि मैंने तुमसे पैसे खाए हैं, इसलिए सीनियर होकर घरेलू हिंसा के केस में दखल दे रही हूँ। खैर, तुम बैठो, जब तक मैं तुम्हारे लिए एक कॉफ़ी बनवाती हूँ। ईसा पहली बार इतने बड़े ऑफिसर के घर आई थी। उसने ईसा के जाने के बाद चारों तरफ नज़र घुमाकर ड्राइंग रूम को देखा। एक वॉल पर जाने कितनी ही तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में एसएसपी को दुल्हन बने देखा तो रोशनी की नज़रें ठहर गई। रोशनी तस्वीर में उनके दूल्हे को ढूंढने लगी, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर नहीं थी। तभी ईसा वहाँ कॉफ़ी लेकर आ गई और उसने रोशनी को काफ़ी पकड़ा दी। रोशनी ने कहा, मैडम, आप तो दुल्हन बनकर बेहद खूबसूरत लग रही हैं। वैसे तो आप ही हैं। ईसा तस्वीर को देखकर मुस्कुराई तो रोशनी ने कहा, बुरा ना माने तो आपसे एक सवाल पूछूं? ईशा ने कहा, अरे क्यों नहीं, ज़रूर पूछो। रोशनी ने कहा, इसमें आपके पति कौन से हैं? ईसा ने एक बार वो रोशनी की तरफ देखा तो दूसरी तरफ तस्वीर पर डाली। इसमें वो नहीं है। रोशनी की निगाहें ईसा के चेहरे पर ही थम गई। नहीं है मतलब मैडम? ईसा ने कहा, साथ नहीं है, लंबी कहानी है, तुम बताओ अब कि ये सब क्या था? तुम्हारी शादी इस कपिल से कब हुई? सब कुछ बताओ। रोशनी ने बताना शुरू किया। मैडम, मेरी मुलाकात 4 साल पहले कपिल से एक ऑफिस में हुई थी। ये वहाँ इंटरव्यू देने आया था और मैं सेक्रेटरी के तौर पर वहाँ जॉब करती थी। जब भी वहाँ बैठा था तो लगातार मुझे ही देख रहा था। मैं ऑफिस से बाहर आ जा रही थी और इसकी निगाहें जैसे मुझ पर ही थम गई थी। जब इसका नंबर आया तो मैंने इसको बुलाया, लेकिन उस समय सर को एक कॉल आया और वो उठकर बाहर चले गए। ये वहाँ बैठे बार बार मुझे देखता रहा। इसने मुझसे कहा, मैडम, बुरा ना माने तो एक बात पूछनी है। मैंने भी हाँ कह दिया। मैडम, आप सेक्रेटरी कम मैनेजर ज़्यादा लगती हैं। मेरा मतलब बड़ी पोस्ट की हकदार हैं आप यहाँ जॉब पर कब से हैं? मैंने भी मुस्कुराकर कहा, मैं यहाँ 3 साल से जॉब कर रही हूँ, शायद आपको भी मिल जाए। इस बात पर वो खुश हुआ और फिर मुझसे इधर उधर की बातें करता रहा और मैं भी लैपटॉप पर मीटिंग्स अरेंज करते हुए उसकी बातें को जवाब देती रही। कुछ देर बाद सर वापस आ गए और उसका इंटरव्यू होने लगा। इतनी देर में मुझे कपिल अच्छा लगा था और मैं चाहती थी कि उसका सिलेक्शन हो जाए। उसके जाने के बाद कई दिनों तक भी सभी कैंडिडेट पर गौर करते रहे। अंत में 2 में से एक कपिल को चुना गया। बातों बातों में मैंने भी सर को उसे रखने के लिए फोर्स किया था, जबकि मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। 1 हफ्ते बाद जब मैंने कपिल को कॉल किया तो वो ऐसे खुश हुआ
जैसे मेरे कॉल का इंतज़ार कर रहा था। उसने कहा, मैडम, मैं तो आपके कॉल का वेट कर रहा था। कैसी हैं आप? मैं तो इस दिन आपसे इतनी सारी बातें करके आपका नंबर लेना ही भूल गया था। मुझे आप अच्छी लगी थी। क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? मैंने जोर से हंसकर कहा, इसके लिए इंतज़ार था तुम्हें, जॉब के लिए नहीं। तो उसने भी कहा, जॉब तो कहीं और मिल जाएगी, पर आप कहाँ मिलते? उसका जवाब मेरा दिल छू गया था। मैंने इससे कहा, अच्छा, तो दोस्ती निभाने के मौके अब आपको रोज़ मिलेंगे। 10 बजे तक आ जाइएगा, जॉब पक्की हो गई है। ये सुनकर तो वो फूलाना समाया था। इधर मैं भी खुश थी। कितने ही लोग आपके कॉल को इस तरह वेट करते हैं, लेकिन वो कर रहा था। जॉब से ज़्यादा उसे मुझसे बात करने की इच्छा थी। ये जानकर भी मुझे अच्छा लगा था। कितनी बेवकूफ़ होती है ना हम लड़कियाँ। कह रोशनी थोड़ा रुकी और ईसा ने उसका हाथ थपथपाया और आगे बोलने को कहा। फिर रोशनी ने आगे बताया, उसके बाद हम रोज़ ऑफिस में मिलने लगे। शाम को कभी कभार मेरे साथ कॉफ़ी पर चलने के लिए कहता। वहाँ बैठकर वो रोज़ मेरी तारीफ़ करता था। कभी आंखों को सुंदर कहता, कभी बालों को। एक दिन उसने मेरे होठों को सुंदर कहा तो मैं शर्मा गई। ईसा ने तुरंत कहा, फिर उसने क्या कहा होगा? ये तो किसी गुलाब या मखमल की तरह है, भला कोई छूने से खुद को कैसे रोक सकता है? रोशनी हैरत से उसका चेहरा देखने लगी। मैडम, ये आपको कैसे पता? ईसा ने कहा, अरे लड़के ऐसे ही होते हैं। रोशनी ने कहा, बोलते हैं मैडम, मगर अपने वही जुल्मा बताया जो उसने कहा था, एकदम करेक्ट। ईसा ने हंसकर कहा, अरे हम पुलिस वाले कुछ मनोवैज्ञानिक भी होते हैं, तुम आगे बताओ। रोशनी ने कहा, मैडम, उसके मुंह से ऐसी तारीफ सुनकर मैं इससे नजरें नहीं मिला पाई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, रोशनी, क्या मुझसे ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा कर सकती हो? मैं हैरान होकर फटी आंखों से उसका चेहरा देख रही थी। उसकी आंखों में मुझे अपने लिए बेपनाह प्यार नजर आ रहा था। पहली बार किसी ने मुझसे ऐसा कहा था। मुझे लगा कि सीधा सादी की बात कर रहा है, कितना ईमानदार है, वरना लड़के तो टाइम पास करते हैं। मैंने भी हामी भर दी। फिर हमारे को मम्मी ही हमारे घर शादी की बात करने आ गई। पापा को सब ठीक लगा तो शादी होगी। पापा 2 महीने बाद ही चल बसे और मेरी ज़िंदगी में नया चैप्टर शुरू हो गया था। वो था टॉर्चर, मारपीट और धोखा। मुझ और घर के सारे काम डाल दिए गए थे। मैं कुछ कहना तो चाहती थी, मगर कपिल नाराज़ होने लगता था। जाने मुझे क्या होने लगा था। मैं रात को सोती तो सुबह उठ ही नहीं पाती थी। ऑफिस जाना भी बंद हो गया, क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी। तबीयत खराब रहने लगी थी और मैं घर में ही बंद रहने लगी थी। पापा की याद आती थी, लेकिन अब मायके के नाम पर कोई था ही नहीं। रागिनी मेहता ने मुझ पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। कपिल को कहा, इतनी कामचोरी है तेरे अंदर तो यहाँ से निकल। मैं खड़ी रोती रही, भला मैं कहाँ जाती। फिर सास ने कहा, चल अब अंदर आकर चाय बना। तो मुझे कुछ साहस आया। मैंने कपिल को सब बताया तो उसने मुझसे कहा, ससुराल में सबको काम करना पड़ता है, तुम तो बीमार हो गई हो काम करके। लेकिन मुझे तो जाने क्या हो रहा था, क्यों इतनी कमज़ोर और बीमार रहने लगी थी मैं। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि बातें सुनकर ईसा ने कहा, तो तुमने डॉक्टर को नहीं दिखाया? रोशनी ने कहा, नहीं मैडम, मैंने तो कितनी बार कहा, मगर कोई नहीं मान रहा था। सास तो रात को दूध देने आ जाती थी, कहती कि खाया पिया करो तो ताकत आएगी। वाकई मुझे उसके बाद आराम लगता और सर भी हल्का होने लगता था। मुझे नींद आने लगती थी। ईसा ने तुरंत पूछा, क्या तुम्हारे पापा की कोई जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह थी? रोशनी ने कहा, हाँ, पापा की एक कार थी जो उनके जाने के बाद मैं ले आई थी, और घर तो मेरे ही नाम पर था। ईसा ने कहा, घर के कागजात कहाँ हैं? रोशनी ने कहा, घर के कागजात उन लोगों ने मुझसे छीन लिए। कहकर रोशनी रोने लगी। ईसा ने कहा, इसने तुमसे इसलिए शादी की क्योंकि तुम अकेली थी। तुम्हारे पिता बीमार थे और तुम्हारे लिए बोलने वाला कोई नहीं था। ये सब कुछ इस कपिल ने सोच समझ कर किया था। तुम यूं ही नहीं सोती थी। इसकी माँ ने तुम्हें दूध में नींद की गोलियां मिलाकर दी हैं, जिससे धीरे धीरे तुम बीमार हो जाओ और घर के बाहर ना जा सको। इन्होंने तुमसे नींद में ही कागजों पर अंगूठा भी लगवा लिया होगा। रोशनी आंखें फाड़कर उसको देख रही थी।
मैडम, इतना सही सब कुछ आपको कैसे मालूम? बिल्कुल सही बता रही हो आप, जो हुआ बिल्कुल सही है। ईसा ने कहा, मुझे सब पता है। रोशनी ने कहा, मैडम, इन्होंने मुझे कमरे में बंद रखा, ना ही खाने को दिया और ना ही पानी पीने को, यहाँ तक कि मुझे बाथरूम जाना था तो भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। और ये सब इसलिए किया क्योंकि मैंने अपना घर इनके नाम करने से मना कर दिया था। मैडम, मेरे साथ प्यार नहीं धोखा किया है कपिल ने। इसने मुझसे प्यार का नाटक किया जिसे मैं कभी भाप ही ना सकी। काश कह के ही समझ गई होती। इस दिन मैं खिड़की तोड़कर भागती नहीं तो मेरी लाश ही उस कमरे से बाहर निकलती। इत्तेफाक से आप मिल गई, वरना मेरा साथ कौन देता? इतनी जल्दी कहीं सुनवाई नहीं होती। ईसा ने कहा, तुम चिंता मत करो रोशनी, इन लोगों की बखिया तो मैं अब ढूंढूंगी। तुम कुछ दिन यहीं रहो और किसी को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि अब ये तुम पर हमला करेंगे और इसकी वजह मैं हूँ। रोशनी हैरानी से देखने लगी। मैडम, आप कैसे? ईसा ने कहा, जब नाक में नकेल कसने वाले आ जाएं तो घोड़े बिदकने ही लगते हैं, लेकिन ये घोड़े बचकर कहीं नहीं जा पाएंगे। देखें कहाँ तक दौड़ते हैं। रोशनी को अचंभा था कि ईसा उसकी इतनी मदद क्यों कर रही थी, लेकिन फिलहाल इन बातों से ज़्यादा ज़रूरी कपिल को परिवार से बचना और उसे सजा दिलवाना था। रोशनी इसके ही घर रुक गई। इधर रागनी को पता चल गया कि रोशनी ईशा के घर पर है। सालू ने कहा, देखा माँ, ये तो बदला लेने आई है। उसको भी अपने घर में रख लिया। रागनी और कपिल खामोश बैठे थे, दोनों ही सख्ते में थे। कपिल ने कहा, मम्मी, ये कुछ करे इससे पहले मैं इसकी जान ले लूँगा। रागनी ने कहा, मगर कैसे? कपिल ने कहा, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। कपिल ने ईसा के घर पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। वो हर वक्त आने जाने वालों को देख रहा था। ईसा इस वक्त से अनजान थी। वो तो रोशनी से कैसे भी तैयारी कर रही थी। हर बात, हर सबूत की फाइल को तैयार कर रही थी जिसे कोर्ट में केस दायर हो सके। रात के समय ईसा स्टडी रूम में कुछ कर रही थी और रोशनी कमरे की बालकनी में टहल रही थी। ईसा ना जाने क्या ढूंढ रही थी कि तभी वहाँ रोशनी आ गई। उसने आकर कहा, मैडम, क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हैं? ईसा हड़बड़ा गई और उसके हाथ में कुछ फिसल कर गिर गया। ईसा जल्दी जल्दी सभी को समेटने लगी। दूर से वो कुछ तस्वीरें लग रही थी। एक तस्वीर सोफे से नीचे जा चुकी थी जिस पर ईसा का ध्यान नहीं गया। रोशनी ने देखा मगर चुप रही। ईसा ने जल्दी जल्दी सब समेटा और अलमारी में रखकर उसमें ताला लगाकर बोली, चलो रोशनी, कल तुम्हारा केस दायर करना है। बहुत बड़े वकील हैं, तुम अपना सब कुछ पाकर रहोगी, ये मेरा वादा है। रोशनी उसे मुस्कुराकर देख रही थी। दोनों कमरे में जा चुकी थी, लेकिन रोशनी की आंखों में नींद ही नहीं थी। उसने ईसा के सोते ही उसकी तरफ देखा और उठकर स्टडी रूम की तरफ चली गई। उसने मोबाइल की टॉर्च से सोफे के नीचे देखा। वो तस्वीर अभी तक वही थी जिसे उसने धीरे से बाहर खींच लिया। उसने किसी रोशनी में तस्वीर देखी और उसके होश उड़ गए। दुल्हन बनी ईसा के साथ इस तस्वीर में दूल्हा भी था जो कि कपिल ही था। रोशनी इस तस्वीर को लेकर सोफे पर धम से बैठ गई, यानी कि कपिल ने 2 शायद देखी और ईसा मैडम पहली हैं। ये सोचकर उसका दिमाग सुन हुआ जा रहा था। ये आदमी तो जितना सोचा था उससे भी बड़ा धोखेबाज निकला। इसलिए ही तो कपिल की कई बातें ईसा मैडम पहले से जानती हैं। उन्होंने कपिल का लगा इस टाइम सेम टू सेम दोहराया था। मगर एक मिनट, इसका मतलब कपिल ने वो बात मुझसे ही नहीं मैडम से भी पहले कही थी। ओ माय गॉड, इतना बड़ा फ्रॉड आदमी। रोशनी ने तो अपना माथा ही पकड़ लिया था। वो काफ़ी देर तक सोफे पर आकर बैठ गई और फिर ड्राइंग रूम में जाकर दीवार पर टंगी हुई वही तस्वीरें देखने लगी। रात के 2:30 बज चुके थे, मगर रोशनी के मन में बहुत कुछ चल रहा था। जब दिमाग सोचकर थक गया तो वह सोने चली गई। मगर कमरे में घुसते ही किसी ने लाइट जलाई। कपिल सामने बैठा था। उसने देखते ही रोशनी का मुंह शोर मचाने के लिए खुला, लेकिन कपिल ने उसका मुंह दबा दिया। रोशनी को सांस नहीं आ रही थी। कपिल ने उसके मुंह पर हाथ रखे हुए जैसे दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की तो किसी ने दरवाजे पर आकर पैर अड़ाकर दरवाजे को धक्का दे दिया। ये ईसा थी। उसने कपिल को एक जोरदार मुक्का मारा जिससे रोशनी उससे छूटकर नीचे गिर गई।
ईसा उसकी तरफ दौड़ी और पीछे से कपिल को छलांग लगाते हुए भाग गया। ईसा ने रोशनी को सहारा देकर बेड पर लेटाया और गेट की तरफ भागी। बाहर जाकर उसने चिल्लाकर गार्ड को आवाज़ दी, कोई घर में घुस गया और तुम लोगों को पता नहीं चला। आ जाने क्या हो जाता, तुम्हारी नौकरी तो गई समझो। गार्ड बेचारा माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, मैडम जरा सी आँख लगी थी, रात को कोई आता ही नहीं है। कसम खाता हूँ अगली बार ऐसा नहीं होगा। मेरी बीवी बच्चे हैं, वो भूखे मर जाएंगे। ईसा उसको गुस्से से देखते हुए वापस अंदर चली आई और फ़ोन करके तुरंत घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी। पुलिस वाले तुरंत आकर तैनात हो चुके थे। मामला आखिर एसपी की सुरक्षा का था। ईशा अंदर गई तो देखा कि रोशनी सोई हुई थी। नीचे पड़े एक रुमाल पर उसकी नज़र गई तो उसने उसे उठाकर देखा। उस पर कपिल लिखा हुआ था। उसे उस रुमाल को देखकर कुछ याद आया। उसने चुपचाप वो रुमाल उठाकर एक पॉलीथीन में रख दिया। अगले दिन रोशनी के उठने का इंतज़ार करते हुए ईसा उसके पास ही बैठी थी, मगर रोशनी को होश नहीं आया। ईसा को बहुत सारे काम थे, मगर वो रोशनी के कारण कहीं नहीं गई। इसे चिंता होने लगी तो डॉक्टर को घर पर बुलाया गया। डॉक्टर ने चेकअप करके कहा, किसी दवा का नशा लगता है। ईसा को वो रुमाल याद आया। उसने डॉक्टर को वो दिखाया तो उन्होंने सूंघकर कहा, इसमें से तो अजीब सी महक आ रही है। ईसा ने तुरंत वो रुमाल जांच करके लिए भेज दिया। इंजेक्शन देने के बाद 1 घंटे बाद रोशनी को होश आ गया। उसने ईसा को देखकर घबरा कर कहा, कपिल आया था मैडम। ईसा ने कहा, तुम ठीक हो? मैं उसी वक्त वहाँ आ गई थी। रोशनी उठकर बैठ गई, फिर जरा भारी था। फिर ईसा ने नौकर से चाय बनाने को कह दिया। रोशनी ने कुछ याद आते ही कहा, मैम आप क्या कपिल को जानती हैं? ईसा ने मना कर दिया, लेकिन रोशनी ने वो तस्वीर ड्राइंग रूम में एक शोपीस के नीचे रखी थी। उसे तुरंत वहाँ जाकर निकाल कर ईसा को दिखाई तो ईशा दंग रह गई। तुम्हें ये मिल ही गई? मैंने तो सारी छुपा दी थी। मैंने चाहती थी कि तुम्हारे केस पर इसका फ़र्क पड़े। रोशनी ने कहा, मैडम अब मुझे भी सच जानना है। इसने मुझे ही नहीं आपको भी धोखा दिया है, और भी जाने कितनी लड़कियों को दे सकता है। ईसा ने कहा, रोशनी मेरी कहानी में बहुत कुछ है, मगर इस बात पर क्या करेंगे? क्यों मेरा रुतबा इस समाज में एक एसपी का है। मेरी कहानी सबके सामने आई तो सब कहें कि मैंने अपना बदला लेने के लिए तुम्हारे केस में हाथ डाला है, लेकिन उन जख्मों का दर्द और आग मेरे सीने में भी आज तक है, और मैं भी बदला लेने के लिए तड़प रही हूँ। जब तुमसे मिली तो पता चला कि कपिल तुम्हारे पति हैं, तो मेरे मन की ज्वाला फिर से भड़क उठी। मैं तो उसे कब से ढूंढ रही थी, लेकिन उस दिन भागते हुए तुम मेरी जीप के सामने आ गई, जिससे मैं कपिल तक पहुँच गई। रोशनी ने कहा, मैडम मैं इस लड़ाई में आपके साथ हूँ, और जैसा कि आप चाहती हैं मैं भी कभी आपकी कहानी की तरह सामने नहीं आने दूंगी, लेकिन मैं सुनना ज़रूर चाहती हूँ कि इसने आपको कैसे धोखा दे दिया। आप तो इतनी पढ़ी लिखी और इतने अच्छे ओहदे पर हैं। ईसा हंसी और बोली, रोशनी ये सब मेरे पास पहले नहीं था, और मैं केवल इंटरमीडिएट थी। ये लोग इस रिश्ते को ढूंढ रहे थे जहाँ लड़की के माता पिता में से एक भी हो, ना कोई मजबूरी हो। इत्तेफाक से इन्हें मैं मिल गई। मेरी माँ एक प्राइमरी टीचर थी। पापा का निधन हो चुका था। पापा एक घर छोड़ गए थे जिसमें एक किराएदार था। हमारा खर्चा इन सब से भली प्रकार चल जाता था। मम्मी तो बस मेरी शादी कर देना चाहती थी और मैं पढ़ना चाहती थी। मम्मी ने मेरे लिए अपनी कमाई को इकट्ठा करके सोने के गहने बनवा भी रखे थे, जिससे समय आने पर शादी का खर्चा हल्का हो जाए। इन लोगों ने दहेज की मांग नहीं रखी, जिस कारण कपिल का परिवार मेरी माँ को बहुत पसंद आ गया। जब कपिल मुझे देखने आया तो अकेले में बात करने को छोड़ दिया गया। कपिल ने मुझसे वही बातें कही जो तुमसे कही थी। मेरी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहा था। उस समय कपिल की जॉब नहीं थी और वो कुछ सेल परचेज का काम कर रहा था। मेरी मम्मी ने ज़्यादा कुछ देखा ही नहीं। इसकी माँ रागनी मेहता ने कहा, बहन जी हमें दहेज नहीं चाहिए, जिसमें आपकी खुशी हो वही कीजिए। हमें तो लड़की पसंद है, बस हमारा घर संभाल ले। मेरी माँ ने कहा, बहन जी ज़्यादा कुछ तो हम भी नहीं दे सकते, लेकिन बारात का भरपूर स्वागत होगा। किसी रस्म रिवाज पे कमी नहीं करेंगे। मेरी माँ ने अपनी सारी जमा पूंजी मेरी शादी में लगा दी। इस नीच कपिल को एक कार लेकर दी जिसके बारे में मुझे पता तक नहीं था। इसके लिए सोने की चैन बनवाई।
जिसे उन्होंने सगाई में कपिल को पहनाई थी। उसकी सास बहन को भी सोने की अंगूठी दी। कितना कुछ मेरी माँ ने किया और मुझसे छुपाया भी था। मैंने इतना सब देखकर कहा भी कि इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने तो दहेज के लिए मना कर दिया था ना। लेकिन माँ ने कहा, बेटी भले मना कर दिया हो मगर सम्मान सबको चाहिए होता है। तुम बस शादी पर ध्यान दो। मुझे तो माँ ने चुप कर दिया था। शादी हो गई, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा सुना जिसे सुनकर मेरा दिमाग सुन पड़ गया। जब मुझे एक राज पता चला। रोशनी ने चौंक कर पूछा, कैसा राज मैडम? रोशनी ने चौंक कर पूछा। ईशा ने कहा, शादी को एक हफ्ता हुआ था और घर के सारे मेहमान भी जा चुके थे। मैंने पहली रसोई के बाद घर को संभाल लिया था। रात को जब सास के कमरे में दूध देने जा रही थी तो जो मैंने सुना उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मेरी सास ने कहा, दहेज कभी खुलकर नहीं मांगना चाहिए। मैंने तो इसकी माँ को बाद में फ़ोन करके साफ साफ कह दिया था कि मेरा एक ही लड़का है, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। आजकल के बच्चों की कुछ इच्छाएं भी होती हैं जो पहले पूरी ना हो तो बाद में घर में कलेश होते हैं। तभी वहाँ बैठी सालू ने कहा, वाह मम्मी, आपने तो तरकीब से सब कुछ निकलवा लिया, वरना वो औरत तो कुछ देने को तैयार ही नहीं थी। कपिल ने कहा, लेकिन मम्मी अब आगे क्या करना है? ये कहकर ईशा थोड़ी रुकी तो रोशनी इसका चेहरा देखने लगी। ईशा ने आगे कहा कि उसकी सास रागनी ने कहा, अब आगे ये करना है कि इसकी माँ को घर दामाद के नाम के लिए पटाना होगा। जब पत्नी इसकी है तो सारी जिम्मेदारी इसकी होनी चाहिए। कपिल ने कहा, लेकिन मम्मी क्या वो मानेगी? मेरी सास बोली, मानेगी क्यों नहीं, इकलौती लड़की है। अगर सीधे से नहीं माने तो उंगली टेढ़ी कर देंगे। सालू ने जोर से हंसकर कहा, मम्मी मैं समझ गई, आप तो रो अर्जेंट से भी तेज दिमाग रखती हैं। रागिनी मेहता ने हंसकर कहा था, तुम सब देखते जाओ, इसके बाद कपिल तो बड़ा हाथ मारना, इस बार बड़ी मछली का जाल फेंकना। ये कहकर ईशा ने रोशनी का चेहरा देखा तो उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। ईशा ने कहा, जानती हो जब मैंने अपनी माँ से कहा तो उन्होंने क्या कहा? अरे बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सभी कहते हैं, दहेज समाज की परंपरा है, तू घबरा मत, बस अपने ससुराल में अपनी जगह बना। तू खामखा डर रही है, पति को प्यार दे, फिर वो किसी को नहीं देखेगा। माँ की बात मेरे दिमाग में बैठ गई, लेकिन कपिल का रूखापन मुझे उसकी तरफ बढ़ने ही नहीं दे रहा था। कपिल की माँ को मुझ पर हाथ उठाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए होता था। कई बार तुम्हारी तरह जिन्होंने मुझे भी नींद की गोलियां खिलाई। जब मुझे समझ आया तो इससे बचने के लिए मैंने अपना मुंह ही सिल लिया। जो वो कहते कहते चली गई। सालू और सास के पैर दबाकर सोया करती। अगर नींद आ जाती तो सालू मुझे लात मारकर कहती, ओ कामचोर की औलाद, हाथों में जान नहीं है क्या? मेरे दिल पर ये सब जहर की तरह लगते, मगर मैं तो गुलाम बन गई थी। सारे अरमान रह चुके थे। कपिल मुझे हाथ पैरों से मारता था। जब मम्मी आती तो सब झूठे प्यार का दिखावा करने लगते। सालू मेरा मेकअप करके उनके सामने बैठा देती और मैं भी हंसकर गम को दबाने की कोशिश करती थी। एक दिन मेरी माँ अचानक घर आ गई। मेरा हाल खुली आंखों से देखकर उनका दिल रो पड़ा और उन्हें मेरी बातें याद आ गईं। इस वक्त घर में कोई नहीं था। मेरी सास कमरे में सो रही थी। मेरी माँ ने कहा, बेटा तू मेरे साथ चल, इनके घर में अब नहीं छोड़ सकती, मेरी बच्ची के सारे शरीर पर चोट लगी हुई है। तभी दरवाजे पर कपिल आ गया। मैं इसकी आवाज़ से कांप गई थी। माँ मेरा खौफ देखकर हैरान थी। कांपते हुए दरवाज़ा खोला तो मेरी माँ को सामने देखकर कपिल ने कहा, ओ तो आज अचानक से धावा बोल दिया है। माँ ने कहा, दामाद जी बस ऐसे ही आ गई थी मिलने, मन कर रहा था। कपिल ने मेरी माँ को धक्का देकर कहा, अब आ ही गई हो तो, लेकिन जाओगी नहीं। मेरा दिल ये सुनकर दहल गया था। ऊपर से मेरी सास भी उतर कर आ गई थी और उसने आकर कहा, जब आ ही गई है तो एक गिफ्ट देकर जाइए, फिर हम भी शांति से जाने देंगे। मेरी माँ हैरानी से उनको देखने लगी तो वह रागिनी मेहता से बोली, ऐसे क्या देख रही है? कपिल का वो पेपर लेकर आ गया। आज लगे हाथ इनके हस्ताक्षर भी ले लो। कपिल जैसे कागज़ लेकर आया तो देखने पर पता चलता है कि वो तो मेरी माँ के घर के पेपर थे जिन पर साइन होने थे। ये सब उन्होंने कैसे करवाया मुझे नहीं पता चला।
मैंने अपनी माँ से कहा, माँ आप घर जाओ, और कहकर मैंने जल्दी दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन मेरी सास ने मेरी माँ का हाथ पकड़कर ज़मीन पर धक्का दे दिया। ऐसे कैसे जाएगी तू? पहले साइन कर। मेरी माँ ने कहा, आप लोग ऐसे निकलेंगे? मैंने सोचा भी नहीं था। आप मुझे जाने दो, वरना मैं पुलिस में शिकायत करूँगी आपके खिलाफ़। ये सुनकर मेरी सास ने आव देखा ना ताव मेरी माँ के पेट में एक लात मार दी। मेरी माँ ज़मीन पर तड़प गई। मैं उन्हें देखने लगी तो कपिल ने मुझे खींचकर सोफे पर धकेल दिया और बोला, तू दूर रह, वरना भगवान से मिला दूंगा तुझे जल्दी। फिर मैंने पूरी ताकत लगाई और तेजी से रागिनी मेहता को धक्का देकर माँ को खींचा। मेरी माँ भी जल्दी से उठी और दरवाजे से बाहर भागी। तभी दरवाजे पर कॉलोनी का गार्ड आ खड़ा हुआ। मैडम, सबने कैसे दे दिए, मगर आपने नहीं दिए। सर ने कहा था कि शाम को देंगे। मेरी माँ भागती हुई नजर आ रही थी। कपिल और उसकी माँ बेबस खड़े हुए थे, लेकिन फिर भी मेरी माँ बच ना सकी। सामने से आती कार ने उन्हें टक्कर लगी। जैसे ही वो नीचे गिरी तो दूसरी तरफ से आती कार के नीचे आ गई। मेरी माँ मेरी आंखों के सामने ऐसी हालत में पहुंची थी। मैं भागी और माँ को उठाने लगी। मेरी माँ ने मेरे ही हाथों में तड़पकर जान दे दी थी और मैं कुछ न कर सकी थी। आज मैं अनाथ हुई थी। भीड़ देखकर रागिनी मेहता मुझे घर ले गई और कपिल से बिजी घर में लाने को कहा। अंदर आकर उसने कहा, देखा हमसे भागने का नतीजा। तुझे जान गंवानी है तो बता। तेरी माँ साइन कर देती तो ऐसा भागना नहीं पड़ता और न ही जान जाती। मैं तो माँ के गम में थी, कुछ कह ही नहीं पाई। इन लोगों ने मेरे दिल में और भी डर बैठा दिया था। लोग घर में आने लगे थे। एक हफ्ते बाद घर में सबका आना बंद हो गया। इन लोगों ने अब घर के लिए मेरे पीछे पड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं नॉमिनी थी। माँ के बाद अब ये मेरा एक घर था। मेरी सांसें भी उनकी मर्जी से ही चल रही थी। खाने को निवाला भी नहीं देते थे और मारपीट रोज का सिलसिला हो गया था। मैं कैसे भी वहाँ से भागना चाहती थी। एक दिन मुझे रात को दूध दिया गया। 2 दिन बाद मुझे कुछ दिया गया था। मकान झट से दूध पीकर ख़त्म कर दिया, लेकिन जिसके बाद मुझे नींद आने लगी। अगले दिन दोपहर तक मैं सोई ही रही, लेकिन कुछ आवाज़ों से मेरी आंखें खुली। अच्छा हुआ कपिल, जो तूने नींद में ही इसका अंगूठा लगवा लिया। अब तो घर अपना हो ही गया है, बस इसे जल्दी से बेचकर पैसे अंदर कर लो। तो कपिल ने कहा, लेकिन इसका क्या करेंगे? रागिनी ने कहा, उसका इंतज़ाम भी मैं कर दूंगी। इसको दूध में दे देंगे, फिर कभी उठ ही नहीं पाएगी। ये सुनकर मेरी चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन मैंने अपना मुंह बंद कर लिया और बेहोशी का नाटक करके वहीं पड़ी रही। ये लोग मुझे सोता देखकर थोड़े बेपरवाह हो गए और खाना खाने चले गए। मैं मौका देखकर ऐसे भागी कि पीछे मुड़कर जब देखा तब दूसरे शहर पहुंच गई। मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी, जहां मुझे एक अनाथ संस्था की औरत मिली। मेरी हालत देखकर उसने मुझसे बात की और कहा, तुम चाहो तो हमारी संस्था में रहकर पढ़ाई करो। वहाँ लड़कियों को कमाना भी सिखाया जाता है। इस तरह अपनी कमाई में जैसे चाहे वैसे पढ़ाई कर सकती हो। उन पर मुझे भरोसा हो गया और मैं इनके साथ चली गई। मेरी किस्मत थी कि मैं सही जगह पहुंची थी। उन सब ने मेरा साथ दिया, कढ़ाई बुनाई सीखी और काम करके पढ़ाई शुरू की। एक बार पुलिस की तरफ से हमारी काउंसलिंग हुई और तब काउंसलर से मेरी इच्छा पूछी। पुलिस ने जाने की इच्छा सुनकर उन्होंने मेरी मदद की। इस तरह मैं पढ़कर मेहनत करके आगे बढ़ती गई और एसपी के पद तक पहुंच गई। कपिल को तलाशा, मगर वो नहीं मिला। भगवान का शुक्रिया कि तुमसे मिला दिया। जब इन सबको सजा दिलाकर दिल के जख्मों पर मरहम लगा सकूंगी। रोशनी रोशनी के गले से लगा लिया और तभी ईसा को फ़ोन आया तो जाने रोशनी से हाथ चलने को कहा। 15 मिनट में दोनों एक ईसा के साथ पहुंच गई। वकील साहब बैठे हुए थे। वारंट के पेपर इंस्पेक्टर साहब रखकर जा चुके थे। वकील से ईसा ने कहा, मैंने आपको सारे सबूत दे दिए हैं। यह आदमी छूट कर ना जाए। आप केस तैयार कीजिए, मैं इसे तब तक घसीट कर लेकर आती हूँ। रोशनी को साथ लेकर एसएसपी ईसा अपनी जीप में 2 इंस्पेक्टर को साथ लेकर कपिल के घर जा पहुंची। घर के बाहर सब खड़ी थी और रागिनी मेहता कह रही थी, ए जल्दी कर कपिल, सालू जल्दी आ, सुबह सुबह तेरे चाचा ने बुलाया है। अब जल्दी कर, निकलते हैं यहाँ से। सूटकेस खींचती हुई सालू बाहर आई और हाथ बांधे खड़ी ईसा को देखकर बोली, मम्मी ये तो आ धमकी। ये सुनकर कपिल की माँ की आंखें फटी की फटी रह गईं।
ईसा को देखकर। ईसा ने ताली बजाकर कहा, वारी नीच औरत, अपनी एटीएम मशीन को लेकर फिर से नोट छापने जा रही है। रागिनी और कपिल के कदम वहीं रुक चुके थे। सालों सूटकेस लेकर वापस अंदर चली गई थी। ईसा के पीछे रोशनी को खड़ा देखकर कपिल ने कहा, तो जिंदा कैसे बच गई? ईशा ने तुरंत कपिल की गिरबान पकड़ी और खींचते हुए कहा, अब ये धमकी जेल में देना। कपिल ने तेजी से अपना कॉलर पकड़ा और कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? मुझ पर हाथ डालने से पहले सोच तो लेती। इस बात पर ईशान ने जोरदार थप्पड़ मारकर कहा, अब मेरी हिम्मत देख। उसने इंस्पेक्टर को इशारा किया। इंस्पेक्टर तुरंत जाकर जीप से एक रस्सी लेकर आया जिसे ईशा ने कपिल के हाथों में बांधना शुरू किया। इंस्पेक्टर ने मदद की और कपिल कुछ नहीं कर पाया। इस रस्सी से दूसरे सिरे से उसने रागिनी मेहता के हाथों को बांधा, फिर उनको खचेड़ते हुए लाकर उनकी रस्सी को जीप के पिछले हिस्से में जोड़ दिया। सालों ये देखकर सिहर गई और कांपने लगी। उसे देखकर ईशा ने कहा, घबराती क्यों हो? तुम्हारा भी ऐसे ही स्वागत होगा। उसने सालों को हथकड़ी लगाई और जीप में धकेल दिया। ईशा रोशनी से बोली, तुम आगे बैठो और आज इन माँ बेटे का तमाशा पूरी दुनिया को देखने दो। आखिर इनके धोखे का पता दुनिया को भी तो चले, जिससे कोई भी किसी लड़की के साथ ऐसा ना कर सके। ईशा ने जीप स्टार्ट कर दी थी। पूरा मोहल्ला खड़ा देख रहा था और लोग आपस में बातें बना रहे थे। किसी ने कहा, मुझे इन पर पहले से ही शक होता था। इसकी माँ की बातें ही अजीब थी और बेटी की हरकतें तो सहने लायक ही नहीं थी। एक औरत ने कहा, अरे मुझे सब पता है इनके बारे में। उनके लड़के ने तो पहले भी शादी की थी और फिर ये दूसरी ले आया। मैं उनके घर बेटी की शादी की मिठाई देने गई थी, तब मैंने इनकी बातें सुन ली थी। जब इसकी माँ बड़े खुश होकर कह रही थी कि देखा कपिल, पहली बार हाथ मारा तो 70 लाख हाथ लगे, दूसरी बार मारा तो 90 लाख। इस बार कपिल तू ऐसी मछली फंसाना जो अपने हाथ 2 करोड़ लग जाए और रोशनी को अंधेरे में धकेल देना। मैं तो बस चुप रह गई थी ये सुनकर, क्योंकि पुलिस के झमेले में हमें तो बहुत डर लगता है। जीप पे बैठी ईशा ने ये बातें सुन ली थी और उसने जीप से उतरकर उस औरत को एक जोरदार थप्पड़ मारकर कहा, तुम जैसे लोग इस समाज पर बोझ की तरह हो। तुमने अपने सामने होते हुए अत्याचार को नहीं रोका। तुम चाहती तो सच्चाई को पुलिस स्टेशन में जाकर बता सकती थी, जिससे रोशनी के साथ इतना सब कुछ नहीं होता। लेकिन तुम सबको तो सिर्फ अपनी ही पड़ी होती है, किसी लाचार की नहीं। आज की लड़की अनाथ थी और उस पर इसका सब कुछ छिन चुका था, जिसमें तुम जैसे लोग भी शामिल थे। वो औरत गाल पर हाथ रख के नज़र झुकाकर खड़ी थी। ईशा ये कहकर वापस जीप में बैठ गई और जीप को 15 की स्पीड पर स्टार्ट कर दिया और आगे बढ़ी। जीप के पीछे बंधे हुए माँ बेटे सड़क पर घिसट रहे थे। रागिनी मेहता रोते हुए गुहार लगा रही थी। पूरे समाज उसी पर थू थू कर रहा था, लेकिन आज कुछ नहीं हो सकता था। आज उसे अपने कर्मों की सजा मिल रही थी। ईशा को अपनी माँ का चेहरा याद आ रहा था, जिसने सड़क पर तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया था, और रोशनी को वो सारे दिन याद आ रहे थे जो उसने इन लोगों के खौफ के कारण रोते हुए बिताए थे। कोर्ट तक की दूरी में आधा घंटा था, लेकिन 15 की स्पीड पर यह आधा घंटा 1.5 घंटे में बदल चुका था। ईशा की जीप के पीछे पत्रकार और सामाजिक भीड़ भाड़ चल चुकी थी। पल पल की खबर न्यूज़ चैनल पर वायरल हो चुकी थी। ईशा का बदला आज पूरा हुआ था। भले रागिनी मेहता और कपिल माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन अब माफ़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी।